लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम इसके कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। बात सिर्फ इतनी करेंगे जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास हाइड्राइड। हाइड्राइड की अगर बात करें तो हाइड्राइड कैसे बनेगा, इसमें मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, M+H2 डायरेक्टली क्या बना लेगा, ये हमारे पास MH2 बना देगा, ठीक है। अब इस MH2 में क्या क्या याद रखना है, देखो ये जो MH2 है ये क्या है हमारे पास, ये आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके हाइड्राइड क्या होता है, आयोनिक हाइड्राइड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह आता ही है। तो यहाँ क्या क्या एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है हमारे पास एक तो बेरिलियम के हाइड्राइड का और एक मैग्नीशियम के हाइड्राइड का। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्राइड कोवलेंट पॉलीमेरिक प्रॉपर्टी रखते हैं। कोवलेंट का मतलब सबको पता है, पॉलीमेरिक का मतलब है कि ये सिंगल बहुत कम एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये हमेशा किसकी फॉर्म में होंगे, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होंगे। मतलब एक कंपाउंड से दूसरा और दूसरे कंपाउंड से तीसरा कंटिन्यू जुड़ के पॉलीमर बना लेगा, ठीक है। तो MH2 है हमारे पास हाइड्राइड। MH2 में सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, वो कोवलेंट पॉलीमेरिक है। बाकी सभी हाइड्राइड क्या होंगे हमारे पास, आयोनिक हाइड्राइड होंगे, ठीक है। अब जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था इसका एल्कलाइन अर्थ मेटल का लास्ट लेक्चर में, तो उसमें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बेरिलियम कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है अपने नीचे वाले एलिमेंट से। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी कि बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, पार्ट 1 में बताया था। जब बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता तो क्या हम बना सकते हैं Be+H2 gives to BeH2, ऐसे तो फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, BeH2 कांट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। बेरिलियम हाइड्राइड को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, डायरेक्ट मतलब Be+H2 gives to BeH2, इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। तो किस तरीके से बनाएंगे हम इसे, हम BeCl2 का रिडक्शन कराएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। देखो BeCl2 LiAlH4 के साथ में जब इसका रिएक्शन कराया गया तो क्या बनेगा, यहाँ से इसका रिडक्शन होगा और ये क्या बना देगा, BeH2 बना देगा। यहाँ पर N लिखा हुआ है, N का मतलब ये N कंपाउंड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पॉलीमर बनाया हुआ है इसने, ठीक है। कितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं। अब BeH2 की जो स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर से, बनाना बॉन्ड से। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है। जैसे BeH2 है तो ये बेरिलियम है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये वाला बेरिलियम है, इससे भी आगे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये बेरिलियम है, इससे भी आगे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कंटिन्यू इधर जा रहा है और कंटिन्यू इधर जा रहा है। लेकिन होता क्या है इसमें, जैसे इस बॉन्ड की हम बात करें, ये बेरिलियम और ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है और तोड़ता रहता है। मतलब एक बार के लिए ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये बॉन्ड आपस में टूटते बनते रहते हैं। बनाना बॉन्ड है, हम जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये BeH2 है। अब अगर इसके सेंटर देखे जाएं तो ये हमारे पास टोटल मिला के ये फॉर्म बनती है बनाना बॉन्ड की। इसके अंदर टोटल कितने सेंटर हैं, टोटल 3 सेंटर हैं। इन 3 सेंटर में 2 तो बेरिलियम और 1 हाइड्रोजन, ये 3 सेंटर हो गए। इन तीनों सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो इनमें से कोई एक ही बॉन्ड बनता है। मतलब अगर ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड बनेगा तो पहले वाला ब्रेक हो जाएगा। मतलब बॉन्ड तो एक ही रहेगा, और एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि BeH2 में, इस बनाना बॉन्ड में 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझा देता हूं। जैसे BeH2 है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक बार यहां लिख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में सिर्फ बनाना बॉन्ड की, जो येलो कलर का पार्ट है सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं। पहली बार में क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरी बार में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो पहले बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। और ये काम बहुत फास्ट होता है, इसके बीच में टाइम लैग बहुत कम होता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो बॉन्ड तो एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसमें भी अगर काउंट करेंगे तो यहां पर भी कितने, 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो सेंटर है, 3 सेंटर के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड बना हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे बोल देते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये हमारे पास जैसे CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है और ये H2 गैस के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, हैलाइड। अब इस हैलाइड से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर लिख दिया। देखो हैलाइड बनता कैसे, M प्लस X2 गिव्स टू MX2। X क्या है यहाँ पर, कोई भी हेलोजन, और M क्या है, सेकेंडरी ग्रुप का कोई भी मेटल। एक्सेप्शन यहाँ पर भी, एक्सेप्शन किसका है, BeX2 का एक्सेप्शन है। जितने भी हैलाइड है सभी हैलाइड क्या होता है, आयोनिक होता है, लेकिन BeX2 के केस में ये कौन सा हैलाइड होगा हमारे पास, ये कोवलेंट हैलाइड की कैटेगरी के अंदर आएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब BeX2 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है BeCl2। मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं BeCl2 से, और पूछे कैसे जाते हैं, वो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछता है अलग अलग फेज में। अलग अलग फेज में कहने का मतलब है, अगर ये BeCl2 सॉलिड फेज में हो तो सॉलिड फेज में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसा भी हमने BeH2 पढ़ा था सेम उसी तरीके से होता है BeCl2। वहां पर हाइड्रोजन की तरह होता है क्लोरीन। तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में जब भी एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होगा, हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, पॉलीमर्स बनाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। और अगर BeCl2 गैसियस फेज में हो तो गैसियस फेज में ये पॉलीमर नहीं बनाता है, ये ओनली मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है, ये हमें याद रखना है। और इस मोनोमेरिक फॉर्म में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, sp लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, ये BeCl2 की स्ट्रक्चर हो जाती है गैसियस फेज के अंदर। और सॉलिड फेज के अंदर अगर हम बात करें तो सॉलिड फेज के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी BeCl2 की, ये BeCl2, और ये यहां से जुड़ जाएंगे, जुड़ते रहेंगे टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे टूटते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है यहाँ से, ये पॉलीमेरिक फॉर्म बना रहा है। तो इस तरीके से दोनों की अलग अलग फेज में, सॉलिड फेज में एंड गैसियस फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म, मतलब सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, गैसियस फेज में मोनोमेरिक फॉर्म में होगा। सॉलिड फेज में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, गैसियस फेज में sp हाइब्रिडाइजेशन, और दोनों की स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि अगर हम उसे मॉइस्चर में रखें तो मॉइस्चर से वो H2O एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे अगर बेरिलियम BeCl2 को हमने क्या किया, किसी भी मॉइस्चर वाली एयर में हमने रखा तो होगा क्या, वो उस एयर में से H2O अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे अपने साथ ही अटैच कर लेगा और क्या बना देगा, BeCl2.4H2O, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे पास, जैसे BeCl2.4H2O, और क्या क्या है, MgCl2.8H2O, CaCl2.6H2O, BaCl2.2H2O, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के होते हैं, याद रखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड के अलावा जितने भी हमारे पास हैलाइड होते हैं वो हीट करने पर एनहाइड्रस कंपाउंड बना देते हैं। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जब हम उसे हीट करेंगे तो वो अपने में से H2O बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे और ओनली हैलाइड बचा रह जाएगा। जैसे अगर हम बात करें Ca के बारे में तो जैसे CaCl2.6H2O है, अगर उसे हीट किया जाएगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, ओनली CaCl2। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में ये एनहाइड्रस कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रेटेड, ओनली हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इनकी हैलाइड्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 फर्स्ट ग्रुप वाले पार्ट में हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी हेलोजन दिया गया है, कोई भी हैलाइड दिया गया है, उस हैलाइड में अगर हेलोजन वेरी कर रहा है, अगर उसके अंदर हेलोजन वेरी करता है तो कंसेप्ट किसका लिया जाएगा, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लिया जाएगा, ठीक है। फैक्टर लैटिस एनर्जी होगा। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ही ज्यादा होगा, ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उसमें मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अगर कंपाउंड में जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर मान लो अगर मेटल वेरी करता है, हेलोजन कांस्टेंट है और मेटल वेरी कर रहा है, तो हमें फैक्टर देखना है आयोनिक नेचर का, ठीक है।
और हमें पता है आयनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आयनिक नेचर जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे MF2 MCl2 MBr2 Mi2। तो यहाँ पर M मतलब मेटल तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है हेलोजन F2 Cl2 Br2 एंड I2। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर जैसे हम M और F की बात करें तो यहाँ साइज लगभग सिमिलर है, M और I की बात करें तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लेटिस बहुत वीक होता चला जाता है, और अगर लेटिस वीक हो जाएगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर अगर हेलोजन वेरी करता है तो हेलोजन के वेरी करने में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। ठीक है, सिंपल, समझ भी सकता है, याद भी रख सकता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास हेलोजन कांस्टेंट है, सभी के अंदर Cl2 दिया गया है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है यहाँ पर मेटल। ठीक है, अब मेटल हम देखें तो मेटल वेरी करेगा तो कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, आयोनिक नेचर का। आयोनिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक नेचर हम पढ़ चुके हैं, फाजान्स रूल से अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम आने पर कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयोनिक नेचर भी इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट BeCl2, उसके बाद MgCl2 CaCl2 SrCl2 एंड फर्दर BaCl2। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक दिया गया है देखो, ये इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ इतना पूछा गया है कि बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के अंदर कौन कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमें याद रखने के लिए देखो सिर्फ इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, हमें इतनी सी चीज याद रखनी है। ये मैंने सभी के एक साथ लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास किसी भी मेटल के जैसे बाइकार्बोनेट HCO3- और ये क्या है हमारे पास कार्बोनेट CO3-2। तो अगर हम सेकंड ए ग्रुप की बात करें, सेकंड ए तो सेकंड ए ग्रुप में मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर बाइकार्बोनेट है तो वो हाईली सॉल्यूबल है। ठीक है, और कार्बोनेट है तो वो इनसॉल्यूबल होता है। अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें मतलब एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट होता है वो बाइकार्बोनेट लेस सॉल्यूबल होता है, और कार्बोनेट्स उसके सॉल्यूबल हाईली सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो याद रखना है हमको, ये इतना सा टेबल की फॉर्म में छोटा सा याद रखना है। तो जितने भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होंगे वो हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि CaCO3, अगर हमसे पूछ लिया जाए CaCO3 बताओ सॉल्यूबल होता है इनसॉल्यूबल, तो Ca कौन सा है, Ca सेकंड ग्रुप का आता है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो सेकंड ग्रुप का कार्बोनेट क्या होगा हमारे पास, इनसॉल्यूबल की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इनसॉल्यूबल मतलब वो पीपीटी वहां से निकाल देगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो नेक्स्ट कंपाउंड ही हमारे पास क्या है, CaCO3। इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो CaCO3 ये कई बार पढ़ा भी जा चुका है पहले। CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा। जब CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली CaO बचेगा। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा H2O के साथ रिएक्शन तो क्या बना यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम याद रखना है कि अलग अलग नाम से किस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास ओनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओनली एलिमेंट है, तो यह है मिल्क ऑफ लाइम या फिर स्लैक लाइम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसी का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, इसके अंदर पानी मिक्स कर दिया जाए, तो उसे बोला जाता है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर और स्लैक लाइम में क्या डिफरेंस है, लाइम वाटर होता है एक्वस सॉल्यूशन और CaOH ट्वाइस क्या होता है हमारे पास, स्लैक लाइम होता है। अगर इसकी रिएक्शन ड्राई Cl2 से कराई दी जाए तो ये पी ब्लॉक के अंदर भी आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। अगर इसकी रिएक्शन ड्राई Cl2 से कराए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर इसका नाम अगर नाम से पूछ लिया जाए तो नाम भी हमें याद रखना है, नाम है इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है पीओपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है पीओपी कैसे बनता है, और जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, सीमेंट के अंदर भी काम आता है ये जिप्सम। CaSO4.2H2O जब इसे हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होगा, ये अपने में से H2O बाहर निकाल देगा, और H2O बाहर निकाल के 2H2O की जगह यहाँ पर हाफ H2O रह जाएगा, मतलब H2O की क्वांटिटी कम हो गई, CaSO4.12H2O।
इसी को क्या बोलते हैं हम, पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यही हमारे पास पीओपी का फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, और कुछ ज्यादा यहाँ से पूछा जाता नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है कि जो सेटिंग ऑफ पीओपी है, सेटिंग मतलब ये प्रोसेस होता है, जैसे जब पीओपी लगाया जाता है, कहीं भी प्रोसेस किया जाता है, तो उसे जमने में, उसे स्ट्रांग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसे स्ट्रांग होने के प्रोसेस को, उसके जमने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। तो सेटिंग ऑफ पीओपी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जैसे अगर पीओपी को दीवार पर लगाया जाए तो ये जो सेटिंग वाला प्रोसेस होता है उसमें से हीट रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी वहां से रिलीज होती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास सीमेंट की, अगर हम बात करें तो सीमेंट क्या है, देखो सीमेंट में रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इसके रॉ मटेरियल हमको याद रखना है। इसके रॉ मटेरियल में है हमारे पास 3 रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है हमारे पास, CaO 60% होता है। दूसरा है क्ले, क्ले के अंदर क्या क्या होता है, SiO2 और Al2O3 होता है, ये इसे स्ट्रॉन्ग करने के काम में आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो SiO2 और Al2O3 जिसे हम सिलिका एल्यूमिना भी बोलते हैं, ये कितना होता है, ये 22% होता है। ठीक है, वैसे तो सीमेंट बस इन दोनों से मिला के ही बन जाता है, जिप्सम की जरूरत नहीं होती है, मतलब लाइमस्टोन प्लस क्ले को ही हम सीमेंट बोल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम डाल दिया जाता है, थोड़ा सा कितना, 2 से 3% ही उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। और जिप्सम मिलाने का काम क्या है, जिप्सम सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी जो रेट ऑफ सेटिंग है वो डिक्रीज हो जाए। मतलब ये जो इसे स्ट्रांग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मतलब सेटिंग होने की दर, उसके जमने की रेट क्या हो जाएगी, रेट उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो थोड़ा सा लेट जमेगा, तो टाइम ऑफ सेटिंग क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ इसी पर्पज से जिप्सम मिलाया जाता है। अगर मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर सिर्फ ये दोनों ऑप्शन दिए गए, तो भी वो सीमेंट का ही फॉर्मूला होंगे, जिप्सम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और सीमेंट में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड क्वालिटी सीमेंट के अंदर जो सिलिका एल्यूमिना है वो किस रेशो के अंदर होता है, मतलब क्ले का रेशो क्या होता है। तो वो रेशो हमको याद रखना है, SiO2 और Al2O3 का रेशो क्या होता है, 2.5 से 4 के बीच में अगर इनका रेशो है तो वो गुड क्वालिटी सीमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप में पढ़ा चुका हूं, और जो फर्स्ट ए ग्रुप के रूल है वही यहाँ पर अप्लाई होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिर्फ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड को छोड़कर। मतलब अगर और किसी का भी पूछा जाए, और किसी कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए, तो हमें आयनिक नेचर से कंपेयर कर देना है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे आयनिक नेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के केस में वो केस उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और ये हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम सोल्यूबिलिटी की तरफ। देखो, अगर सोल्यूबिलिटी पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल होता है, कौन से कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होता है, या सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। हमको सिर्फ ये याद रखनी है, और सिर्फ ये याद रखने से हमारे सभी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है C2SD, ये हमें याद रखना है, C2SD। C2 का मतलब क्या है, C2 का मतलब है कि इसके अंदर 2 C है। पहला सी मतलब है हमारे पास कार्बोनेट, दूसरा सी मतलब हमारे पास क्रोमेट, एस मतलब सल्फेट, और डी फॉर डिक्रीज। ठीक है, मतलब अगर सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट ये कंपाउंड दिए गए हैं, तो टॉप टू बॉटम इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करनी है। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है हमारे पास BeSO4, MgSO4, CSO4, SrSO4। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने सल्फेट लिया, तो सल्फेट आता है हमारे पास C2SD के अंदर। मतलब टॉप टू बॉटम हमें क्या करना है, यहाँ पर डिक्रीज करना है, इसकी सोल्यूबिलिटी को हमने डिक्रीज कर दिया। सेकंड है हमारे पास HOFI। HOFI का मतलब, H का मतलब है हाइड्रोक्सी, OH। ठीक है, O का मतलब है ऑक्सिलेट, C2O4-2 ऑक्सिलेट। F का मतलब है फ्लोरीन, फ्लोरीन अलग से लिख के पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक अलग से स्पेशल केस तो आएगा। ठीक है, और I फॉर इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। मतलब अगर हमें हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ऑक्सिलेट दिया गया है, या फ्लोरीन दिया गया है, तो टॉप टू बॉटम आने पर हमें क्या करना है, इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करना है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे हाँ, फ्लोरीन के स्पेशल केस के बारे में बता देता हूं
कि फ्लोरीन में हमें फर्स्ट दोनों एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, मतलब ये कहां से कहां बात हो रही है, सिर्फ कैल्शियम से स्टार्ट होके और बेरियम तक बात हो रही है, Ca2Ba तक ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे फ्लोरीन का अगर हमें दिया गया है, देखो CF2, SrF2 एंड BaF2, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके सॉल्युबिलिटी ऑर्डर टॉप टू बॉटम आने पर क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, और कहां से स्टार्ट करना है, कैल्शियम से ही। तो CF2 सबसे कम, उससे ज्यादा SrF2 और उसके बाद BF2। तो जो हमारे पास CF2 की सॉल्युबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है और BF2 की मैक्सिमम होती है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस एंड SrOH ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड कहां पर आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आता है HOFI के अंदर, ये रहा H4 हाइड्रोक्साइड। तो टॉप टू बॉटम आने पर I4 इंक्रीज करना है, तो टॉप टू बॉटम आने पर हम सॉल्युबिलिटी क्या कर देंगे, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी के हमारे पास ऑर्डर हो जाएंगे, और कोई अलग से क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी में यहाँ से नहीं पूछे जाते। तो ये सभी टाइप के हमारे पास ऑर्डर हुए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और जितने भी टाइप के कंसेप्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा एस ब्लॉक के अंदर कोई भी अलग से कंसेप्ट नहीं बचा हुआ। बाकी केमिकल रिएक्शंस तो फॉर्मेशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसे तुम्हें पढ़ना है, ये हमने शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करती रहनी है, बाकी पूरा कंसेप्ट यहाँ पर, पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।